नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रशिया लेज आउट डिमांड्स फॉर टॉक्स विद यूएस टू एंड द वॉर। रूस ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के समक्ष अपनी कुछ जो मांग है, जो अपनी शर्तें हैं, वो सामने रख दी हैं और कहा है कि अगर आप इन शर्तों पे तैयार हैं तो हम युद्ध रोकने के लिए भी तैयार हैं। क्या है वो शर्तें? वार्ता कहां तक आगे बढ़ी, शांति वार्ता? इन सब चीजों को हम अपने इस वीडियो में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। मित्रों, ये हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लगातार 3 वर्षों से ये युद्धरत हैं। पूरी दुनिया एक तरफ है और इनके कुछ सहयोगी 2-4 जो इनका आंशिक रूप से सहयोग कर रहे हैं वो इनके साथ हैं। बाकी पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन ये व्यक्ति झुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी महाशक्ति, जिसने कि पूरी दुनिया पर राज कर रही है लगभग आर्थिक रूप से, उसको भी अपने कदमों पे झुका रखा है। तो इन्होंने ही जो है डिमांड्स रखी हैं अपनी। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि क्या डिमांड्स रखी हैं। जो मीडिया सोर्सेज हैं और जो पुतिन के करीबी लोग हैं, उनका कहना है कि आधिकारिक रूप से एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स, अर्थात अपनी मांगों की एक सूची जो है वो वॉशिंगटन को सौंप दी गई है। ये वो मांगे हैं जिन पर बातचीत होगी। किस लिए होगी? जिससे कि जो यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध छेड़ रखा है उसको समाप्त किया जा सके। दोनों पक्षों ने इन डिमांड्स को ओपन नहीं किया है और ये डिस्क्लोज नहीं हो पाया है कि वास्तव में क्या डिमांड है। और अभी तक ये भी डिस्कशन नहीं हुआ है कि इस जो ये इन डिमांड्स के ऊपर जो बातचीत होगी वो केवल रशिया और यूएसए के बीच में होगी या उसमें यूक्रेन को भी आमंत्रित किया जाएगा निगोशिएशन टेबल पे, उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ये अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन डिमांड्स रशिया की सामने आ चुकी हैं। जो कुछ पुतिन के करीबी लोग हैं और जो मीडिया सोर्सेज हैं, उनके अनुसार मॉस्को ने अर्थात रूस ने वही डिमांड्स रखी हैं जो पहले डिस्कस हुई थी यूएस और रशिया के बीच में, जब सऊदी अरब और रियाद में, सऊदी अरब के जो रियाद शहर है वहां पे रूस और अमेरिका के जो आधिकारिक हैं उनकी तरफ से लैवरोव आए थे, इधर से मार्को रूबियो गए थे। इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी उसमें जिन बातों पे डिस्कशन हुआ था वही मांगे पुनः जो है रशिया ने यूएस के सामने रखी है। उनमें कोई बदलाव नहीं आया है और वो लगभग यही शर्तें हैं कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन में कोई भी विदेशी जो सेना है या विदेशी सेना के जवान, उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। ये 2 शर्तें रूस की सुरक्षा के मद्देनजर हैं। इसके अलावा जो रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया, जो आज से कुछ साल पहले कब्जा कर लिया था और पूरी दुनिया क्रीमिया को आज भी यूक्रेन का हिस्सा मानती है, यद्यपि वहां पर रूस का जो है भौतिक कब्जा है। तो रूस चाहता है कि अब पूरी दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, यूरोप के देश ये मान ले कि क्रीमिया जो है वो रशिया का हिस्सा है आधिकारिक रूप से, अर्थात यूक्रेन तैयार हो जाए स्वतः जो है क्रीमिया को छोड़ने के लिए और उस पर दावा करना बंद कर दे। इसके अलावा रूस की एक और शर्त है जो कि मुश्किल है, जहां पर यह मामला फंस जाएगा, वो ये होगा कि यूक्रेन के जिन हिस्सों को रूस ने कब्जा कर लिया है, आप समझ लीजिए लगभग 1/4 यूक्रेन इस समय रूस के कब्जे में है, जो पूर्वी यूक्रेन है, वो अब रूस का हिस्सा होगा, उस पर यूक्रेन दावा नहीं करेगा। यही एक मांग ऐसी है जिस पर यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के देश कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से हार मानने वाली बात है।
यद्यपि यूक्रेन युद्ध हार चुका है, लेकिन युद्ध हारने में और युद्ध की हार मान लेने में बहुत अंतर होता है। रशिया ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो ये यूक्रेन पर संघर्ष शुरू हुआ, रशिया यूक्रेन का, उसके जो जिम्मेदार कारण है, जो उसके मूल कारण है, वो ये है कि नाटो संगठन का जो पूर्व की ओर एक्सपेंशन हो रहा था, विस्तार किया जा रहा था, और इस प्रकार से नाटो संगठन रूस की सीमा के नजदीक पहुंच चुका था। रूस इसको अपने लिए सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। इसी के कारण ये युद्ध जो है शुरू हुआ। इसके अलावा जो बार बार यूक्रेन इच्छा जता रहा था नाटो का मेंबर बनने के लिए, यह भी एक कारण है। दो कारण है, नाटो का पूर्व की ओर विस्तार और यूक्रेन की अंतः इच्छा कि हम नाटो के सदस्य बने। वास्तव में देखिए, दोनों सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर के डरे हुए हैं। यूक्रेन रूस से डरा हुआ था, तो उसको लगता था कि हम नाटो के सदस्य अगर बन जाएं तो अमेरिका हमारी रक्षा करेगा और रूस से हम बचे रहेंगे। रूस समझता था कि अगर यहां तक नाटो आ गया तो नाटो के देश कभी भी मिलकर के रूस पर हमला कर सकते हैं। तो ये जो सभी का डर है, इसने युद्ध को जन्म दिया। जो रूस की डिमांड है, ये जो इन्होंने रखी है सामने, इसके अतिरिक्त ट्रंप ये चाहते हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की भी ये चाहते हैं कि पहले 30 दिन का जो है एक युद्ध विराम घोषित हो। इस युद्ध विराम से लाभ यह होगा कि जब युद्ध विराम हो जाएगा तब शांतिपूर्ण ढंग से और बिना भय के माहौल के बिना जो है किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। पहले तो रशिया ने मना कर दिया कि युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है। युद्ध विराम यूक्रेन इसलिए युद्ध विराम चाहता है कि जो लगातार हारता जा रहा है उसको फिर से अपनी शक्तियों को, अपने संसाधनों को बटोरने का मौका मिले, और जो उसके थके हुए हारे हुए सैनिक हैं उनको फिर से वो जो है एक प्रकार से री एनर्जाइज कर सके, और जिससे कि वो दोबारा जो है पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ सके। इसके अतिरिक्त जो उनके हथियारों की कमी हो गई है यूक्रेन में, जब से यूएस ने सप्लाई बंद की है, तो वो यूरोप के देशों से या अन्य और कई देशों से जो है हथियारों को मांग सके। रूस का मानना था कि इन्हीं सब चालाकियों के कारण यूक्रेन जो है युद्ध विराम चाहता है। लेकिन जब रूस को यह मालूम चला कि डोनाल्ड ट्रंप की भी ये इच्छा है कि 30 दिनों के लिए पहले युद्ध को रोक दिया जाए, तो रूस इसमें सहमत हो गया है। वो ये जान गया है कि अगर आप हथियार इकट्ठा भी कर लेंगे और अपने सैनिकों में जोश भी बढ़ लेंगे, उनकी थकान भी मिट जाएगी, उसके बाद भी जीतेगा रूस ही। वैसे तो ट्रंप साहब इस समय रशिया पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ यूएस के जो पुराने अनुभवी लोग हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि रशिया कुछ न कुछ ऐसी शर्तें जरूर रखेगा जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली शर्त तो ये होगी कि नाटो का विस्तार नहीं होगा, यूक्रेन में नाटो के सैनिक नहीं होंगे, क्रीमिया को रशिया का हिस्सा होगा, यूक्रेन का जीता हुआ हिस्सा जो है रशिया का होगा। ये सब चीजें एक प्रकार से ये साबित करेंगी कि रशिया ने अकेले नाटो के इतनी बड़ी संख्या के देश, जिसका नेता खुद विश्व की महाशक्ति होने का दावा करता है, नंबर 1 का दावा करता है, उसको हरा दिया। तो उनका कहना है कि रूस जरूर कुछ न कुछ ऐसी शर्तें रखेगा कि जिनको स्वीकार करना संभव नहीं होगी। और उनका मानना है कि जो पुतिन है वो पूर्व केजीबी के एजेंट रह चुके हैं और उनको इस तरह के जो दांव पेच है वो बहुत अच्छे से आता है, और वो इस समय एक खेल खेल रहे हैं जिससे कि यूरोपियन यूनियन, नाटो, यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन, इनके बीच में आपस में मतभेद हो जाए। पुतिन ये खेल खेल रहे हैं, ऐसा यूएस एक्सपर्ट्स का मानना है। और लगभग पुतिन 50% इसमें सफल भी हो गए हैं। आज की डेट में नाटो का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। यूरोपियन यूनियन और यूएस एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, एक दूसरे को अपना सहयोगी न मान के प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन के बीच में इतनी गलतफहमियां बन गई हैं कि एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। अगर एक कहता है कि सूरज पूरब से उगेगा तो दूसरा कहता है नहीं, पश्चिम से उगेगा। अब केवल जो आपस में साथ बचे हैं वो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन बचे हैं।
जिसका कि बहुत ज्यादा लाभ यूक्रेन को आने वाले समय में मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को भी वो चुनना है कि वो जो हथियार थोड़े बहुत अपने खरीदेंगे वो अपनी सुरक्षा के लिए रखें कि सारे यूक्रेन को दे दें। ऑलरेडी यूरोप के देश बहुत सारा जो अपना हथियार था वो यूक्रेन को सौंप चुके हैं। अब वो जो खरीदेंगे वो उसको अपनी रक्षा के लिए रखेंगे, क्योंकि यूरोप के देशों का मानना है कि यूक्रेन के बाद अगले टारगेट यूरोप के, जो पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे देश हैं वो हैं। तो एक प्रकार से पुतिन ने अपनी चाल चल दी है और उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। केवल यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच ही मतभेद नहीं हुआ है, बल्कि यूएसए के अंदर भी दो धड़े जो है सामने आ गए हैं, जिनमें आपस में जो है मतभेद है। एक समूह कहता है कि रशिया के सामने बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए और इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, यूक्रेन की मदद जारी रखना चाहिए। दूसरा समूह है वो ये कहता है कि रशिया से लड़ने में कोई फायदा नहीं है, व्यापार करना चाहिए, नुकसान हो रहा है, और यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन और इस तरह के जो देश हैं वो यूएसए पर पैरासाइट हैं और इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो पुतिन साहब ने न केवल यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूक्रेन आपस में मतभेद पैदा किया है, बल्कि यूएसए में भी मतभेद अंदर अंदर पैदा हो गया है, और यही मतभेद जो है यूएसए को धीरे धीरे कमजोर करेंगे। पूरी दुनिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि अब जब इसमें यूएसए इन्वॉल्व हो गया है इस डील में, तो अब ये जो डील है वो केवल रूस और यूक्रेन के संबंधों पर ही सीमित नहीं होगी। अब ये बताएगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में रूस और यूएसए के बीच में, रूस और यूरोप के बीच में क्या संबंध होंगे। स्वाभाविक रूप से रूस जो अपनी शर्तें रखेगा वो अपनी सुरक्षा के मद्देनजर वो यूएसए पर भी कुछ न कुछ बाध्यताएं ला देगा और यूरोप पर भी ला देगा। तो ये अब चूंकि अभी तक केवल यूक्रेन और रूस में समझौता होना था, और लेकिन अब जो है समझौते में ये दोनों भी घसीटे जाएंगे और एक प्रकार से ये इन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा होगा यूरोप और यूएसए के चेहरे पे। इसलिए यूरोपियन यूनियन या यूक्रेन को निगोशिएशन टेबल से अगर बाहर रखा जाता है तो इस प्रकार की पीस डील का कोई मतलब नहीं होगा। ये जो है मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है, और इन्हीं सब चीजों को डिसाइड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप 30 दिन का युद्ध विराम चाहते हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनका यह कहना है कि जो एक और शर्त रखेगा रशिया, वो ये रखेगा कि जो नाटो के देश या जो यूनाइटेड स्टेट्स के देश हैं वो ईस्टर्न यूरोप के किसी भी देश में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, मान लीजिए नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वहां पर कई नाटो देशों के जो सैनिक हैं, जो एयरफोर्स है वो इकट्ठा होती है, और स्वाभाविक रूप से जो रशिया है इन सब चीजों को लेकर के चिंतित होता है। इसके अलावा जो मध्य और दक्षिण एशिया के देश हैं वहां भी यूएस और नाटो अपनी जो मिलिट्री गतिविधियां हैं, जो सैन्य ये एक्सरसाइजेज है, अभ्यास है, वो नहीं करेगा। ये हो सकता है कि रशिया इन सब चीजों को मनवाने का प्रयास करे। स्वाभाविक रूप से भारत के साथ यूएसए, फ्रांस और यूरोप के कई देश जो है, ब्रिटेन, ये लोग अक्सर जो है जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं या जो आर्मी की सैन्य जो अभ्यास हैं वो करते रहते हैं। हो सकता है उन सब पर भी रोक लगाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि न केवल यूरोप में जो नाटो का विस्तार हो रहा है उससे चिंतित है, बल्कि रशिया जो अमेरिका का प्रभाव भारत में बढ़ता जो जा रहा है उससे भी कहीं ना कहीं चिंतित है। अगर यूएस रशिया की इन सभी शर्तों को और मांगों को मान लेता है तो यूरोप में और एशिया में जो यूएसए की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति, जो विश्व राजनीति है, वो इसको आप समाप्त समझिए और समझिए
कि अब जो यूएसए का जो दबदबा था विश्व राजनीति में वो यहीं से कम होना शुरू हो जाएगा, और जो चीन और रशिया है इसको एक बढ़ती हुई जो एज मिल जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर यूएसए इन शर्तों को नहीं मानता है, कौन सी शर्तें? यही नाटो की एक्सरसाइज और साउथ और सेंट्रल एशिया में और यूरोप में, तो उसके बाद दोनों जो बड़े खिलाड़ी हैं यूएसए और रशिया, दोनों के बीच में एक नए तनाव का जन्म हो जाएगा। तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने दांव खेला है मध्यस्थता वाला, ये अगर सही न बैठा तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि रशिया ऐसी ऐसी शर्तें जरूर रखेगा जो यूएसए को स्वीकार नहीं होगी। और ट्रंप जैसा दक्षिणपंथी नेता जो कि यूएसए फर्स्ट करता है, वो कतई नहीं चाहेगा कि यूएसए को किसी भी सीमा में बांधा जाए। तो मित्रों, ये जो खबर आ रही थी, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ था जो शांति बहाली के लिए, पीस प्रोसेस के लिए, वो मैंने आपके समक्ष उसका एक छोटा सा विश्लेषण प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।